हेलो फ्रेंड्स, अशोक आइस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पीवाईक्यू की नज़र में 2023 का पेपर ज्योग्राफी का देखने जा रहे हैं। और आप लोगों को पता है कि ये सीरीज अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पीवाईक्यू की नज़र, आपको पता है कि हम लगभग 2013 से अभी तक 2023 तक के पेपर करा रहे हैं। आप लोगों को पीछे भी आपने अगर सीरीज नहीं देखी है तो आप इसको देख लीजिए। शुरू में हमने 2013 के पेपर में क्या हुआ था कि क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए सोचा था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि सॉल्व कराने से आपका दिमाग नहीं खोलेगा। होता क्या है कि हम आंसर आपको बता दें डायरेक्ट, तो आंसर से क्या होगा कि आप सीधे आंसर को पकड़ लोगे, फिर लगेगा कि जो और उसके ऑप्शन है उसके बारे में सोचोगे नहीं। और मैं आपसे बार बार कहूँगा कि यूपीएससी की पीवाईक्यू को बार बार देखिए, एक एक पीवाईक्यू को कम से कम 10-10, 5-5 मिनट लगाइए और देखिए, जिससे क्या हो कि उस पीवाईक्यू के बारे में आपकी जो धारणा है वो बदले। क्योंकि यूपीएससी जो पेपर सेटर होते हैं, जो यूपीएससी के पेपर सेट करते हैं, यूपीएससी जो पेपर बनाता है, वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सोच करके बनाता है। तो उसकी सोच को पकड़ने के लिए, जो पेपर सेटर है उसकी सोच को पकड़ने के लिए आपको बार बार पेपर को देखना पड़ेगा। तो आप 2013 से 2023 तक के पेपर अभी तक हमने जो भी वीडियोस डाले हैं, आप एक बार देखिए उसको। बाकी आप नहीं वीडियो देखना चाहते तो आप खुद से भी ये काम कर सकते हो कि पीवाईक्यू निकाल करके और बार बार उनको देखो। सॉल्व करने में आंसर तक नहीं पहुंचना है, हमको बार बार उस प्रश्न को देखना है कि यूपीएससी ऐसा क्यों पूछ रहा है। ठीक, तो खैर चलते हैं हम। तो हमारी रणनीति का हिस्सा आपको पता है कि हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। हालांकि मैंने पीछे वीडियोस में बहुत बार सिलेबस डिस्कस किया है, तो अभी हम सिलेबस को नहीं डिस्कस करेंगे। आप केवल बस सामने आपको रख करके दिखा देंगे कि भारत में विश्व का भूगोल। जिन बच्चों को जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, वैसे बताने का कोई तात्पर्य बनता नहीं है। प्रीलिम्स में GS1 होता है, ठीक है, GS1 जिसमें GS आती है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ठीक है, और साइंस एंड टेक। और इसके साथ साथ GS सेकंड जो होता है उसको हम CSAT बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो इसमें मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन आता है। तो काफ़ी बार मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी जो नए अभ्यर्थी हैं उनको समझाने के लिए, बताने के लिए कि यूपीएससी किस तरह का पैटर्न है यूपीएससी का, वो हम थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर देते हैं। हालांकि यहाँ पर भारत एवं विश्व का भूगोल सिलेबस में दिया है, तो भारत को केंद्र में रखते हुए, मतलब विश्व के भूगोल को पढ़ना है, उसके साथ साथ भारत को केंद्र में रखना है। तो विश्व को पढ़ते पढ़ते भारत का पढ़ लेना है। ठीक है, ये तो मैंने पहले भी चर्चा करी, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा। तो भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। तो भारत का प्राकृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल, फिर इसी तरह से विश्व का प्राकृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। इस तरह से हमको दिमाग लगाकर पढ़ना है। हालांकि हम यहाँ पर डिटेलिंग में नहीं बताएंगे, इसलिए क्योंकि ये मेंस के लिए नहीं है, ये प्रीलिम्स के लिए है। इसलिए हम यहाँ पर, नहीं तो मेंस के लिए होता तो हम इसके विषय में भी थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते। हालांकि मैंने मेंस के सिलेबस को भी यहाँ पर रखा है। अब आप कहोगे कि प्रीलिम्स के सिलेबस में, प्रीलिम्स की तैयारी में मेंस का क्या रोल है? मेंस का बहुत बड़ा रोल है। यूपीएससी मेंस के जो क्वेश्चन पूछे गए उनसे प्री के क्वेश्चन बना देता है, प्री में क्वेश्चन जो पूछे गए उनसे मेंस के क्वेश्चन बना देता है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम भूगोल देखने जा रहे हैं। भूगोल के जो आपका GS1 है, यूपीएससी के मेंस का सिलेबस GS1 में जब आप जाओगे तो GS1 के आखिरी के 10, 11 और 12 नंबर पॉइंट को आपको देखना है। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है। बाकी इससे पहले मैंने कई बार इसको डिटेलिंग में, इसका विस्तार से मैंने चर्चा कर रखी है, बता रखा है। तो आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप जाके जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि प्रीलिम्स में हमको केवल इनके टॉपिक्स देखना है, क्योंकि यूपीएससी इनसे टॉपिक्स में सवाल बना देता है। ठीक, जैसे भूकंप है, सुनामी, अभी देखना मैं दिखाऊंगा, तो आपको अच्छे से देखना है। इस बार सुनामी आपको अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों, क्योंकि यूपीएससी इससे प्रश्न बना सकता है। मैं बताऊंगा किस लिए बनाएगा। ठीक है, उस टॉपिक की चर्चा हम करेंगे। बाकी इस सिलेबस को मैंने अच्छे से दिखाया है, इसलिए मैं यहाँ पर चर्चा अब नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो पुराने अभ्यर्थी लगातार वीडियोज़ देख रहे हैं उनके लिए वीडियोज़ लंबा भी हो जाता है और फिर वो देखते भी नहीं है। ठीक है, मैं समय की बहुत ज़्यादा दायरे में रह करके ही चीज़ों को समझाना उचित समझता हूँ। खैर चलते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, तो हम इस सीरीज में किस चीज़ की बात करते हैं आपको पता है, बार बार बताता हूँ कि इस सीरीज में हम थीम को ज़्यादातर इंपॉर्टेंस देते हैं, प्लस के साथ साथ यूपीएससी के नेचर को, प्रकृति को पकड़ते हैं, प्लस पैटर्न को पकड़ते हैं। तो पैटर्न इस समय आप देख रहे हो कि 2023 का पेपर है और इसमें पैटर्न यूपीएससी ने चेंज किया। अब देखिए, इस तरह के कथन वाले सवाल जो हैं बहुत कम आपको पहले मिलते थे। अब इस बार जो इन्होंने 2 ही तरह के सवाल रखे। एक तो इस तरह का पैटर्न रखा, केवल 1, केवल 2, ठीक है, केवल 3, केवल 2 और कोई नहीं, इस तरह का पैटर्न रखा। और इस तरह के बस यही 2 सवाल रखे थे। 1-2 ऐसे सवाल आ गए हैं जो पिछले साल पूछे गए हैं, 1-2 मतलब इसके पीछे वर्ष। बाकी इस तरह के पैटर्न में यूपीएससी ने सवाल रखा है। तो इससे घबराना नहीं दोस्तों, परेशान नहीं होना है। बस आपको धैर्य रख करके चीज़ों को बार बार देखना है कि यूपीएससी अगर इस तरह के, वैसे यूपीएससी का बहुत विरोध हुआ था इस तरह के पैटर्न को लाने के लिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में होता क्या रहा था। मान लो कि ये मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि आपको निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। ठीक, उपरोक्त में से कितने पर्णपाती हैं? पर्णपाती मतलब जिनके पत्ते झड़ जाते हैं। ठीक, अब इनमें से मान लो कि आपने 2 को रखा कि कटहल और महुआ। ठीक, मैं मान के चल रहा हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक, अब आपने रखा केवल 2। ठीक, अब क्या हुआ कि आपने दूसरा जो बच्चा जिसको नॉलेज पता नहीं है ज़्यादा, उसने कटहल को हटा दिया, केवल 2 और 3 को रखा। अब उसने भी 2 मार दिया। अब आप बताइए कि यूपीएससी कैसे सिलेक्ट करेगा कि इस बच्चे को कितना आता है? ठीक है, उसमें तो उस बच्चे का भी हो गया जिसने जो है गलत चूज किया। अब ऐसे होता है, इसमें रख देता केवल 1 सही, इस तरह से केवल 1 और 2 सही, या 1, 2 और 3 सही, इस तरह से कर देता। ठीक है, तब तो आप अचीव कर लेते कि चलो 1 नहीं होगा। ठीक, मान के चलो, मान लो 3 नहीं होगा तो 3 यहाँ से हटा, या तो 1, 2 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, इस तरह से आप कुछ ना कुछ करके पहुँच जाते कि चलो 2 सही है।
ठीक है। लेकिन इस तरह का पैटर्न थोड़ा सा सही नहीं था, तो इसका विरोध भी हुआ था। तो यूपीएससी इस तरह के प्रश्न अब ज़्यादा नहीं रखेगा, 2 4 10 रखेगा, तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये चीज़ों को भी आराम से हैंडल कर लोगे। तो खैर हम यहाँ प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए यूपीएससी में एनसीईआरटी की ही प्रश्न है ये। मैं बार बार आपको अभी डेली टारगेट हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें मैं आपको यही बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी, मैंने 10th क्लास तक की एनसीईआरटी आपको पढ़ने के लिए बोला। मेंटरशिप के बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से, आप भी संभवतः पढ़ रहे होगे, समझ रहे होगे। खुद से पढ़िए दोस्तों, किसी कोचिंग मंडी या कोचिंग के चक्कर में मत पढ़ना, खुद से पढ़ोगे। जहाँ दिक्कत आएगी एक से एक यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ से इसी इकोनॉमी में दिक्कत है तो इकोनॉमी की क्लास ले लीजिए। ठीक है। कहीं पर अगर आपको लग रहा है आप तो मॉड्यूल कोर्स भी चलने लगे, आप किसी का बैच भी ले सकते हो, इकोनॉमी का, साइंस का, एथिक्स का, इस तरह से। ठीक है। पहले की दिक्कत होती थी, हम लोगों के समय में दिक्कत होती थी तो हम लोग परेशान होते थे। आप लोगों के परेशान होने का समय नहीं है अब। तो इस प्रश्नों में आपको क्या करना है कि ये पढ़ना है, क्या वनों के प्रकार। ठीक, पर्णपाती वन कौन से होते हैं, ठीक है, और उष्णकटिबंधीय वन कौन से होते हैं, सदाबहार वन कौन से होते हैं। फिर इसके साथ वहाँ पर जहाँ पर ये उगते हैं वहाँ की मृदा कैसी है, तो वहाँ की मृदाओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो आपको 2 चीज़ पढ़नी है, मृदा पढ़नी है और थीम पकड़ना है, और पेड़ जो होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनके प्रकार पढ़ना है। क्योंकि आगे चल के देखिए वृक्षों के बारे में पूछ लिया यूपीएससी में। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ये एनसीईआरटी में ही आ जाता है। 12th क्लास की एनसीईआरटी आप देखोगे 11th 12th की, तो उसी में यही सारा कवर हो जाएगा। ठीक। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में उच्च ताप, अब ये कहाँ होते हैं, कौन से कटिबंध में होते हैं, तो ये भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। 6th क्लास की एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा कटिबंध कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, समशीतोष्ण क्षेत्र, ये सब आपने देख लिया होगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत मतलब तेज अपघटन होता है। ठीक, ऐसे शब्दों को भी यहीं से पकड़ लेना। अब इनमें से क्या सही है, ये वाले कथन आप याद भी कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी इस तरह के कथन रखेगा। ये बहुत सरल होते हैं, इसमें पकड़ लिया कि एक कथन गलत नहीं, गलत है, तो आपका आंसर सीधे आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों को लिए ये जो कथन दिए हुए हैं, मतलब इनके जो आंसर दिए ABCD, इनको याद कर लो कि कथन 1 और 2, पहले कथन में, पहले ए में क्या लिखा होता है, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। ठीक, इस तरह याद कर लिए। फिर दूसरे को भी कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, लेकिन दूसरा जो कथन है वो पहले की व्याख्या नहीं करता, दूसरा ये याद कर लिया आपने। तीसरे में 1 सही है, मतलब कथन 1 सही है किंतु 2 गलत है। फिर डी क्या कह रहा है, कथन 1 गलत है किंतु 2 सही है। ठीक, इस तरह से होगा, बिल्कुल सिंपल है, इसमें क्या घबराना, परेशान होना। तो ऐसे ही इनको याद कर लो कि इससे क्या होगा कि पेपर टाइम में जब एग्जामिनेशन हॉल में आप स्ट्रेस में रहोगे, वैसे स्ट्रेस में लेने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी स्वतः थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो जाता है, तो आपको समय नहीं लगेगा, समय की बचत होगी। आपको याद होगा कि पहला वाला आपको पता है कि 1 गलत है, सीधे आपने डी मार दिया कि पहला गलत, दूसरा तो सही होगा ही होगा। यहाँ पर तो देखिए ये कथन आपको कहते ही हैं कि यूपीएससी के प्रश्नों को हल करिए। खैर आगे चलते हैं। अब आपको देखो पेड़ों के प्रकारों को मैंने पहले बता दिया कि पढ़ना है। कटहल के बारे में, महुआ के बारे में थोड़ा देख लो, क्योंकि यूपीएससी अगली बार क्या करेगा, महुआ सागौन को ही उठा करके स्पेशल प्रश्न बना देगा। ठीक है। या कुछ प्रश्न रख देगा, पूछ लेगा ये कौन से वर्ण है, सदाबहार वन है कि पर्णपाती वन है। ठीक है। और भी पेड़ के जो प्रकार है वो आपको मिलेंगे एनसीईआरटी में, वहाँ से यूपीएससी डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी के ही प्रश्न है। ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब कांगो बेसिन आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है, कैमरून, दक्षिणी सूडान, नाइजीरिया, युगांडा। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर ये क्षेत्र है। ठीक है। इसके आसपास के कौन से देश हैं, किन किन देश से ये नदी, कांगो नदी निकलती है। ठीक, उन देशों के नाम भी पता होने चाहिए। फिर कैमरून का क्षेत्र देख लो, दक्षिण सूडान का क्षेत्र देख लो, नाइजीरिया का क्षेत्र देख लो, युगांडा का देख लो। ठीक है। इस तरह से ये जो प्रश्न आप आराम से कर लोगे। फिर क्या है, भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किससे समृद्ध है। अब आपको ये थोड़ा सा पता लगेगा कि यूपीएससी ने ऐसे प्रश्न क्यों पूछा। अब ऐसे प्रश्न क्या होते हैं, एक तो एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत दिया रहता है। ठीक है। जब आप खनन के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये मिल जाएंगे। इसके साथ साथ ये चर्चा में भी रहते हैं। जब चर्चा में कोई चीज़ रहती है कि हमारे कौन कौन से पदार्थ, कौन कौन सी धातु, ठीक है, कौन कौन से खनन मिनरल हमें मिलते हैं, तो उनके बारे में भी जानकारी में रहती है। तो इनके बारे में आप एल्यूमिनियम के बारे में देखो कि भारत में कहाँ कहाँ मिलता है, लोहा के देख लो, ताम्र के बारे में देख लो, टाइटेनियम के बारे में देख लो। ठीक है। अभी हाल में देखो चांदी चर्चा में बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि चांदी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो मैंने इसके बारे में भी अलग से तुमको जानकारी यहाँ पर दे दी कि चांदी के मुख्य 2 अयस्क होते हैं। ठीक, अर्जेंटाइट। ठीक है। इससे प्रश्न बन सकता है, इसीलिए मैंने इसको अपने नोट में लिखा हुआ था, तो मैंने वहाँ से इसको खींचा, और सॉरी खींचा का मतलब यहाँ पर टाइप किया और आपको दे दिया कि चांदी और सल्फर का मिश्रण होता है कौन, अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट जो होगा उसमें चांदी और सल्फर मिक्स होगा। ठीक, और हॉर्न सिल्वर ये चांदी और क्लोरीन का मिश्रण होता है। ठीक, ये याद रखना है, यूपीएससी का प्रश्न बन सकता है यहाँ से, इसलिए मैंने इसको नोट करके रखा था। तो ये चांदी है। ठीक है। चांदी इस समय काफ़ी महंगी हो रही है, तो चर्चा में भी है, तो इसलिए ऐसे यूपीएससी प्रश्न बना देगा। फिर आप कहोगे कि ये प्रश्न तो कहीं मिला नहीं, ऐसे ही पढ़ा जाता है। अर्जेंटाइट, हॉर्न सिल्वर, ये 2 याद कर लो। अर्जेंटाइट में कौन कौन से मिश्रण, चांदी तो दोनों में होगी। ठीक है, ऐसे याद कर लो। अर्जेंटाइट में सल्फर होगा और हॉर्न सिल्वर में क्लोरीन होगा। ठीक, हल्का सा ऐसे याद कर लो। हॉर्न ना मतलब क्लोरीन, ना लास्ट में ना है। ठीक, एक याद कर लो। अर्जेंटाइट में सल्फर है, ये याद कर लो। ऐसे इस तरह से कॉमन सेंस, थोड़ा दिमाग लगा करके, ट्रिक प्रिक लगा कर हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। खैर नदियों सवाल यूपीएससी डायरेक्ट पूछता है, ये आपके एनसीईआरटी में ही है। ठीक है। झेलम नदी
वुलर झील से होकर जाती है। कृष्णा नदी सीधे कोल्लेरू झील का भरण करती है। गंडक नदी के विसर्जन से कांवर झील निर्मित होती है। अब आपको नदियाँ और झीलें अच्छे से करनी है, ठीक है। यूपीएससी यहाँ से सवाल बनाता है, ठीक। नदियाँ और झीलें आपको कवर करनी है, ठीक है। अभी इनके आंसर देखिए, मैं बताता नहीं आंसर इसलिए कि अगर मैं मान लो चलो बता दूंगा, लेकिन आपका जो दिमाग है, अब आप इसको रोक करके पॉज करके थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कौन कौन सी चीज़ें सही हो सकती हैं, इनके बारे में पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न होती है, ठीक है। अब आपको देखिए जो दलदली भूमि होती है उनके बारे में भारत में देखो कहाँ कहाँ पर है। फिर इसके साथ साथ अभी काफ़ी चर्चा में चल रहा है आर्द्र भूमि कन्वेंशन, तो इसको एनवायरमेंट से जोड़ करके भी पढ़ो। फिर आप इसको देखो भीतरकनिका मैंग्रोव कहाँ है, मरकनम लवण बेसिन कहाँ है, नौपाड़ा अनूप कहाँ है, कच्छकरण कहाँ है, इनको भी लोकेशन बना करके अपनी एक एटलस की जो किताब होती है, एक खाली ब्लैंक जो है किताब आती है, कॉपी आती है, उसमें केवल नक्शा बना होता है, तो आप उसके नक्शे को यूज कर सकते हो। ऊपर लिख दीजिए रिवर, तो रिवर के बारे में सारा यूज कर लो। फिर नीचे ऊपर लिख दो झील, तो झीलें भारत में कहाँ कहाँ पर है उसके बारे में देख लो। विश्व का भी ऐसे देख लो मुख मुख, ठीक है। थोड़ी कोशिश करिए, फिर उसको पेपर टाइम में रिवीजन 2-3 बार कर लो कि वो दिमाग में बना रहेगा। फिर देखिए वही आगे नदियों से संबंधित और पहाड़ियों से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कितने कथन सही है, सही को जरूर देखा करो। फिर अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है, ठीक है। बिलगिरी रंजन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग में है। शेषाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग में। अब इनको बारे में थोड़ा सा आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि ये एनसीईआरटी के सवाल हैं और यूपीएससी यहाँ से सवाल बना दे सकता है, इसलिए आपको एनसीईआरटी अच्छे से देखना है। फिर क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है, सही को जरूर देखिए। पहला कथन क्या कह रहा है, भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के कोयले पर निर्भर है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको कॉमन सेंस से भी किया जा सकता है। आपको मालूम होगा कि भारत में यूरेनियम हो सकता है, हमें नहीं पता। अब कॉमन सेंस से कैसे करोगे कि हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि लोअर क्वालिटी को, आपको पता है कि कोयला हम बाहर से आयात करते हैं, तो हमारे यहाँ जितने भी खनन निकलते हैं उसमें बहुत सारे पदार्थ ऐसे जिसमें जो है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो हम उसका यूज नहीं कर सकते। तो ये पहला कथन हम मान सकते हैं कि सही होगा, तभी तो हम कोयला पर निर्भर है, कोयले से बिजली उत्पादन करते हैं। फिर उसके साथ दूसरा कथन क्या है, विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक एनरिच्ड, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, समृद्ध यूरेनियम का होना आवश्यक है। अब इनमें से कौन सा सही है, अब आपको यहाँ पर आंसर नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको यूरेनियम के बारे में थोड़ा सा देखना है। अभी मैंने चांदी बताया ना, वो भी काफ़ी चर्चा में तो पूछ सकता है। यूरेनियम देख लो, ऐसी चीज़ें जो भी चर्चा में हो तो उनको जरूर देखा करिए, ठीक है। भारत क्या आयात करता है क्या, अभी आपको पता है कि एक यूपीएससी शांति बिल लाया था, ठीक है। शांति बिल में क्या है, प्राइवेट सेक्टर को न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए लाइसेंस दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ये चर्चा में, तो इसलिए यूपीएससी ऐसी चीज़ पूछ सकता है, यूरेनियम का भंडार, ठीक है, बिजली उत्पादन से संबंधित ऐसे मिला के कुछ प्रश्न बनाएगा, तो कॉमन सेंस आपका यहाँ पर काम कर जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। चीन की तुलना में भारत की कृषि प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है। अब ऐसे प्रश्न एनसीईआरटी में भी दिए होते हैं और जो आपका वो इकोनॉमी सर्वे होता है उसमें भी बात की जाती है, ठीक है। तो कितना क्षेत्र किसका अधिक है। फिर इसके साथ जो भारत ईयर बुक होती है, इंडिया ईयर बुक, ठीक है, उसमें भी ऐसे सवाल, मतलब ये चीज़ें दी रहती है। तो इनको जो है आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उन्हीं को पढ़ने चले जाओ, हल्का फुल्का बीच बीच में अगर आपके पास बुक है तो बीच बीच में देखो उनको, जिससे क्या हो कि आपकी एक समझ रहेगी और ऐसी चीज़ें एक बार आप पढ़ोगे तो आपके माइंड में बनी रहेंगी, जो क्वेश्चन को कहीं ना कहीं एलिमिनेट करने में आपकी मदद करेंगी। फिर आगे चलते हैं हम। संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है। ये काफ़ी चर्चा में चलते हैं ये सब, इसीलिए यूपीएससी पूछ लेता है। इसलिए कोई भी चीज़ चर्चा में हो तो आपको करंट अफेयर में ध्यान रखना है, ठीक है। तो अर्जेंटीना, बोत्सवाना, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कजाकिस्तान। इनको पहली बार तो मैप पे देखो, ठीक है, यहीं पर, क्योंकि अगली बार यहाँ से यूपीएससी इनके लोकेशन बेस्ड भी प्रश्न पूछ सकता है। बाकी ये देखो कोबाल्ट कहाँ कहाँ मिलता है थोड़ा, ठीक है, कहाँ पर ज़्यादा मिलता है, ठीक है, उसके सीक्वेंस को भी देख लो, क्योंकि यूपीएससी कह देगा कि कोबाल्ट के घटते क्रम में देशों को लगाइए कि जहाँ कोबाल्ट की मात्रा ज़्यादा मिलती है, फिर कम मिलती है, फिर उससे कम मिलती है, इस तरह से घटते और बढ़ते क्रम में जो है 4-5 देशों के नाम याद कर लो। फिर आगे चलते हैं। अब देखिए भूकंप, देखिए ये मेंस में था भूकंप, देखो मेंस के सिलेबस में था यहाँ पर प्रीलिम्स के सिलेबस में तो कहीं लिखा नहीं है, बस प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल लिख दिया है। अब उसी से समझ जाओ। तो मेंस के सिलेबस को जरूर आप जो है अलग मत करिए, मेंस के सिलेबस को ही आधार बना करके ही पढ़ाई की जाती है। तो जो सिस्मोग्राफी में एस तरंगों से पूर्व पी तरंगें अवलेखित की जाती हैं, आपको पता होगा, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं कि पी तरंगें पहले पहुंचती हैं कि एस तरंगें पहुंचती हैं, ठीक है। पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि एस तरंगों कण तरंग प्रसार की दिशा में समकोणी ऊपर नीचे कंपन करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले आपको भूकंप के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक। कौन कौन सी तरंगें पहले
पहुंचती हैं, कौन सी बाद में पहुंचती है। इसके साथ साथ इनका जो छाया क्षेत्र होता है, शैडो जोन, वो भी पता होना चाहिए, किसका बड़ा है किसका कम है। एस तरंग पहले ठोस में चल सकती है कि लिक्विड में चल सकती है, तरल में चल सकती है या गैस में चल सकती है, पी तरंग किस में चल सकती है। ठीक है, इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर भारत में की कनेक्टिविटी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है। पता नहीं बात सही है कि नहीं सही है, लेकिन ऐसे प्रश्नों के लिए जब कोई योजना चर्चा में हो, ये बजट के समय में चर्चा में रहती है, तो यूपीएससी प्रश्न बना देता है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में मोरेह को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में चियांग माई से जोड़ता है। बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार आर्थिक गलियारा उत्तर प्रदेश में वाराणसी को चीन में कुनमिंग से जोड़ता है। अब इनके बारे में थोड़ा सा आपको रुक करके स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के बारे में थोड़ा देख लो। फिर ये देखो, त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में मोरेह म्यांमार होते हुए थाईलैंड में जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है, इसके बारे में थोड़ा देखो कि ये है क्या त्रिपक्षीय राजमार्ग। फिर बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार आर्थिक गलियारा, ये क्या है, इसको भी देख लो। थोड़ा सा ऐसे चीज़ों को देखोगे, समझोगे, तो प्रश्नों को आप अपने हाथ से कर पाओगे। फिर क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। सही के बारे में जरूर देखना। कथन एक क्या कह रहा है, ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों महासागरों के बीच तापमान विपर्यास। अब देखिए, ये शब्द लिख देता है, तो इसे घबराना नहीं, इनकी इंग्लिश को जरूर देखो। इसको इंग्लिश में डिफरेंस लिख दिया होगा, ये अंतर लिख देगा, इंग्लिश में डिफरेंस लिख देगा। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ऐसे प्रश्न जब भी करो तो तुरंत एक झलक इंग्लिश वाले में जरूर देखो। ठीक है, विपर्यास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। अब पता नहीं सही है कि नहीं सही है, आप लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन ऐसे प्रश्न बहुत सिंपल है ये। अब बताइए, इनमें से जितने प्रश्न पूछे गए, 14 प्रश्न पूछे गए, लगभग 13-14-15 प्रश्न, 15 में से 6 या 7 सवाल तो सीधे एनसीईआरटी से। अब बताओ 6-7 इससे कर लोगे, हर सब्जेक्ट से 6-7 कर लोगे, तो 6 सब्जेक्ट हैं, तो आप 6 सब्जेक्ट में 36 सवाल तो आपके ऐसे ही हो गए। कॉमन सेंस है, बिल्कुल सिंपल जो है। बाकी और तुक्का लगाओगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, एलिमिनेशन लगाओगे, तो आप कहीं ना कहीं आप 60 सवाल 70 सवाल तक आराम से पहुंच जाओगे। इसमें कट पीट करके 50 तक आ जाओ, आपका सिलेक्शन हो गया। बताओ, तो क्या कह रहा है, जल की विशिष्ट ऊष्मा। अब देखिए, सिंपल साइंस की जो है जानकारी है, जो आपको सिर्फ 5th क्लास से 7th 8th में पढ़ने को मिलता है। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट की अपेक्षा अधिक होती है। आपको पता होता है, ये तो सही हो सकता है। अब सही है कि नहीं सही है ये मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसे कथनों को भी याद कर लीजिए। नीचे मैंने पहले बताया कि ABCD इनको याद कर लो बिल्कुल। जब भी आपको पता चले कि एक सही है दूसरा सही है, तो पहला कथन मार दो। मतलब पहले का मतलब दोनों, पहला कथन जो दूसरा है वो पहले की व्याख्या करता है कि नहीं करता। अगर करता है तो पहला मार दो, नहीं करता दूसरा मार दो। अगर पता है कि एक कथन गलत है तो आप चौथा मार दो। एक कथन सही है दूसरा गलत है तो दूसरा मार दो, मतलब C मार दो। ठीक है, लेकिन ये एनसीईआरटी के सवाल हैं, ये आपको एनसीईआरटी आप पढ़ रहोगे तो आपको पता होगा। बाकी 11th-12th के एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो आपको और इनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों, आप देखिए ये पूछता है, इनसे निकलने वाला जो गैसेज है उनको साइंस में पूछ लेगा, एनवायरमेंट में पूछ लेगा, इनके लिए कौन कौन से कन्वेंशन चर्चा में। तो ऐसी चीज़ें जब पढ़ो तो तुरंत साइंस एनवायरमेंट सबको 2 मिनट रुक करके तुरंत रिवाइज करो। मैं बार बार कहूँगा कि यूपीएससी के पीवाईक्यू को रोक करके पढ़ो, खूब देर, इनमें 10-10 मिनट लगाओ, आधा घंटा भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा कि आपकी समझने की शक्ति यूपीएससी के अनुकूल हो जाएगी। तो तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनमें से किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता है। किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं था, इसको भी ध्यान रखना है। उनमें से कोई भी जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं है। ठीक है, तापीय शक्ति संयंत्र उनमें से कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो तापीय शक्ति संयंत्रों के बारे में देखो कि भारत में कहाँ कहाँ है, इनकी भी लोकेशन कर लो। ठीक है, यूपीएससी ऐसे भी प्रश्न बना देता है स्टेट पीसेस पे खास करके। फिर पोर्ट के बारे में पता होना चाहिए, भारत के जितने मुख्य पोर्ट हैं उनको देख लो। अब आजकल सरकारें क्या कर रही है, निजीकरण कर रही हैं, तो पोर्टों का भी निजीकरण अगर होता है, ऐसा कुछ है चल रहा है चर्चा में, तो उससे भी यूपीएससी सवाल बना देगा। तो आपको देखना है कि कौन से पोर्ट प्राइवेट है, कौन से सरकारी है। इस तरह की अगर न्यूज़ है तो ऐसे भी चीज़ों को देखो। कामराजर पोर्ट भारत में कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पत्तन है, क्या सही है। मुंद्रा पोर्ट, पहली बात देखो कि है कहाँ, तुरंत लोकेशन देखो, एटलस अपने पास रखा करो जब भी मैं भूगोल के प्रश्न या एनवायरमेंट कराऊँ तो। भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पत्तन है। फिर विशाखापट्टनम पोर्ट भारत में सबसे बड़ा पत्तन कंटेनर पोर्ट है। अब इनके बारे में देखो, अभी क्या है कि केरल वगैरह में एक पोर्ट जो है चर्चा में काफ़ी है, तो उसके बारे में भी यूपीएससी पूछ सकता है, तो उनके बारे में भी देखो। और भारत में तुरंत देखो, ऐसे चित्र बनाओ और तुरंत देखो कहाँ कहाँ पर भारत में पोर्ट हैं, पश्चिम में किस किस जगह पर है, किस किस राज्य में, और पूर्व में किस किस जगह किस किस राज्य में। तो यूपीएससी ऐसे प्रश्न अगर घुमा फिरा किसी तरह से पूछेगा तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर ऐसे ही चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं और आगे चलते हैं। तो ऐसे जो है चीज़ों को पढ़ोगे, समझोगे, तो बहुत जल्दी आपको कोई भी चीज़ पढ़ोगे तो आप फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ोगे, आपने काम लायक चीज़ें को निकालते रहोगे। तो फिर यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।